हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मलिक शहजाद नज़ीर। तो आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं आप लोगों के लिए वो है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का 3rd चैप्टर का टॉपिक गैस लॉज में से एक लॉ है जो है ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ मीन्ट बाय डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या चीज़ होती है? डिफ्यूजन मीन्स द स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक कंटेनर है, दरमियान में हमने स्प्लिट कर दिया एक स्प्लिटर से, तो एक साइड पर एक गैस है, दूसरी साइड पर दूसरी गैस के मॉलिक्यूल रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। हमने दरमियान में से वो स्प्लिट हटा दिया। जैसे ही हमने वो स्प्लिट हटाया, दोनों गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स थे वो आपस में स्पॉन्टेनियसली मिक्सिंग करना स्टार्ट कर दिया। उसका नाम क्या? डिफ्यूजन। वो है डिफ्यूजन। अब हम देखेंगे कि थॉमस ग्राहम थे, उन्हें ज़रूरत क्या पड़ी कि वो ये लॉ पेश करें। बात बताई गई है कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ़ इन्वेंशन, यानी कि ज़रूरत ईजाद की माँ है। तो इस ईजाद की कौन सी ज़रूरत थी? जैसे हम डिफ्यूजन आए गैसेस की डिफ्यूजन पर जैसे ही हम आए, हमें एक क्वेश्चन आया कि क्या तमाम गैसें एक ही रेट पे डिफ्यूज़ करती हैं? रेट मीन के स्पीड, रेट मीन स्पीड के रेट ऑफ डिफ्यूजन के डिफ्यूजन की स्पीड गैसेस की सेम होती है या किसी गैसेस की ज़्यादा, किसी गैसेस की कम होती है? इसी क्वेश्चन के आंसर देने के लिए थॉमस ग्राहम ने 1848 में इस लॉ को पेश किया, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन को। उन्होंने क्या कहा कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, जो किसी भी गैस के डिफ्यूज़ होने की स्पीड है, वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है? उसकी डेंसिटी पे। कैसे डिपेंड करती है? कि वो उसके स्क्वायर रूट और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी के। ये डेंसिटी है हमारे पास, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ डिफ्यूजन उसके स्क्वायर रूट के। किस चीज़ के? डेंसिटी के। हमने प्रोपोर्शनैलिटी ये लॉज हमने पढ़े हुए हैं कि जैसे ही हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन ख़त्म करते हैं, हम एक साथ कांस्टेंट ज़रूर लगाते हैं ऑन द राइट साइड। तो हमने जैसे ही प्रोपोर्शनैलिटी साइन को ख़त्म किया, इक्वालिटी में ले आए, तो साथ हमने क्या किया? कांस्टेंट लगा दिया जो कि के है। हमने कांस्टेंट को अलहदा किया। यहाँ पर कांस्टेंट को अलहदा करके जो वेरिएबल्स थे उन्हें एक साइड पर ले गए। हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ गई। अब हमारे पास ये वाली इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन है। स्टैंडर्ड इक्वेशन में जो ये के है, ये तमाम गैसेस के लिए इक्वल है। अब क्वेश्चन यहाँ पर भी एक राइज होता है कि वो इक्वल क्यों है? उनके रेट्स मुख्तलिफ, उनकी डेंसिटी मुख्तलिफ, लेकिन उनके कांस्टेंट सेम क्यों हैं? कैसे? अगर हम एक की बात करें, एक गैस की, उसका रेट मुख्तलिफ है, दूसरी की डेंसिटी उसके हिसाब से, रेट के हिसाब से डेंसिटी भी मुख्तलिफ हो गई। तो कैसे? डेंसिटी अगर रेट किसी भी गैस की रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो ज़्यादा होगा, तो क्योंकि ये डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसीलिए डेंसिटी का स्क्वायर रूट क्या होगा? कम होगी। ये जितना ज़्यादा होगा रेट, उतनी ही डेंसिटी कम होगी। चाहे हम कोई भी गैस ले लें, ये प्रोसेस, ये लॉ उस पर अमल करेगा। ये जितना ज़्यादा होगा उतनी ये कम होगी। अगर हम गैस ए ले लें या गैस बी ले लें, लेकिन उनका कांस्टेंट सेम ही रहेगा। मिसाल के तौर पर हमारे पास दो गैसेस हैं, गैस 1 एंड गैस 2। उनके रेट्स भी डिफरेंट हैं, उनकी डेंसिटी भी डिफरेंट है। रेट R1 और डेंसिटी D1 गैस 1 के लिए और गैस 2 के लिए R2 और D2। क्योंकि इन दोनों गैसेस के रेट्स सेम हैं, इसीलिए हम इनको इक्वल में लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि दोनों के जो रेट्स हैं उसे एक साइड पर और डेंसिटीज़ को एक साइड पर लेके आएंगे, तो कुछ इस तरह की फॉर्म बन जाएगी। ये हमने इसे दे लिया इक्वेशन नंबर 1। अब नेक्स्ट हमारे पास जिस तरह पता है कि डेंसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। डेंसिटी हमारे पास उसका फार्मूला होता है m/v। डेंसिटी मॉलिक्यूलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों है? अगर हम यहाँ पर कोई भी गैस है, उसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है, तो क्या होगा? उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा होगी। अगर मॉलिक्यूलर मास कम है तो डेंसिटी कम होगी। इसीलिए डेंसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। तो जहाँ जहाँ हमारे पास डेंसिटी था, वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे? मॉलिक्यूलर मास। तो ये आ गई एंड इक्वेशन ऑफ
ग्राहम्स लॉ, ये हमारे पास ग्राहम्स लॉ की एंड इक्वेशन है। अब हम इस इक्वेशन की मदद से ग्राहम लॉ को वेरीफाई करेंगे, डिमोन्स्ट्रेट करेंगे। हमने ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन में देखा था, एंड इक्वेशन निकाली थी R1 ओवर R2 इज़ इक्वल टू M2 ओवर M1 अंडर रूट, यानी कि जो गैस नंबर 1 का रेट ऑफ डिफ्यूजन था वो गैस नंबर 1 के मॉलिक्यूलर मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था उसके स्क्वायर रूट के। हम इधर देखें तो जो NI3 का रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो मॉलिक्यूलर मास ऑफ NI3 के स्क्वायर रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और इधर देखें तो जो ICl का रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मॉलिक्यूलर मास ऑफ ICl के स्क्वायर रूट का। यानी कि ये हमारे पास एंड इक्वेशन थी। हमने दो गैसेस ली, एक NI3 और एक ICl, किस चीज़ को प्रूव करने के लिए? ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन को प्रूव करने के लिए कि आया कि जो ग्राहम लॉ ने, थॉमस ग्राहम ने ये लॉ दिया था वो क्या सही भी है या फिर उसमें कोई लिमिटेशंस वगैरह हैं। इसी चीज़ को प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, लैब में एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट के दौरान हमने क्या किया, एक 100 सेंटीमीटर की ट्यूब ली। जैसे हमने 100 सेंटीमीटर की ट्यूब ली, दो गैसेस लिए, उसको दो कॉटन प्लग लेके उन गैसेस में क्या किया, सोक आउट किया। सोक करने के बाद हमने वो जो कॉटन प्लग हैं उस ट्यूब के दोनों अतराफ़ पर लगा दिए। अब ज़ाहिर सी बात है गैसेस के मॉलिक्यूल रैंडम मूव करते हैं, तो उनको जिधर स्पेस मिलेगी वहाँ पर क्या करेंगे, गैसेस के मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे। NI3 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स कहाँ से मूव करेंगे, राइट टू लेफ़्ट, और ICl के मॉलिक्यूल कहाँ से मूव करेंगे, लेफ़्ट टू राइट। एक ऐसा पॉइंट आएगा, पॉइंट ऑफ जंक्शन आएगा कि दोनों एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगी, डिफ्यूज़ हो जाएंगी। जैसे ही दोनों ICl और अमोनिया एक दूसरे के साथ डिफ्यूज़ होंगी इस तरह, तो ये क्या बना देंगी, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड हमें कैसे पता चलेगा कि अमोनियम क्लोराइड इस वक्त बन चुका है, दोनों गैसेस डिफ्यूज़ हो चुकी हैं कि अमोनियम क्लोराइड के वाइट फ्यूम्स शो होने शुरू हो जाएंगे। हमें पता चलेगा कि अब यहाँ पर जंक्शन है। मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ पर जंक्शन हुआ, इस पॉइंट पर, इस टेस्ट ट्यूब के इस पॉइंट पर जंक्शन हुआ, तो हमने क्या देखा कि अमोनिया ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 59.5 सेंटीमीटर, और ICl ने 40.5 सेंटीमीटर। ICl ने कम डिस्टेंस ट्रैवल क्यों किया, NI3 ने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल क्यों किया? अगर हम दोबारा एंड इक्वेशन पर आएँ तो हमने देखा था कि जो मॉलिक्यूलर मास है वो रेट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि NI3 का मॉलिक्यूलर मास कम है इसीलिए उसने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया, जबकि ICl का मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है उसने कम डिस्टेंस ट्रैवल किया। डिस्टेंस ट्रैवल करने का और रेट ऑफ डिफ्यूजन का क्या ताल्लुक है, ये हम देखते हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन का मतलब है कि स्पीड, जिसकी ज़्यादा स्पीड होगी वो क्या करेगा, ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। इसी बेस पर हमने क्या किया, इनके जो डिस्टेंस थे उनको नोट कर लिया, उनकी रेट ऑफ डिफ्यूजन से नोट करने के बाद इनके मॉलिक्यूलर मासेस का हमें ऑलरेडी पता होगा। हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को इक्वेशन में पुट कर देंगे। अब हमें ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन को प्रूव कैसे करना है कि अगर रेशोज़ जो उनकी लाज की रेशोज़ हैं, रेट ऑफ डिफ्यूजन की रेशोज़ अगर हमारे पास मॉलिक्यूलर मासेस की रेशोज़ से बराबर आ जाती हैं तो मतलब क्या कि लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से बराबर आया, कि ग्राहम लॉ में ने भी कहा था कि जो रेट्स हैं वो इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। हमने देखा आगे, हमने वैल्यूज़ पुट करके देखी, उनका आंसर निकाला तो देखा कि दोनों के आंसर्स बराबर आए। 1.46 इससे हल किया तो 1.46 आया, इसे हल किया तो 1.46 आया, मतलब कि लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से क्या हो गई, बराबर हो गई। तो हमने क्या कहा कि ग्राहम्स लॉ ने जो लॉ दिया था वो तमाम गैसेस पर क्या करता है, ओबे करता है। तमाम गैसेस इस लॉ को ओबे करती हैं और ये लॉ इस हिसाब से प्रूफ हुआ। थैंक्स फॉर योर